मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम। व्हाट इज एल्गोरिथम? व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक जो है, एक जस्ट लाइक एक लॉजिक है। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटराइज प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो आप कंप्यूटर में सॉल्व करने से पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एक लॉजिक क्रिएट करते हो, और लॉजिक क्रिएट करने के बाद उसको आप राइट करते हो, अपनी लैंग्वेज में राइट करते हो। ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में राइट करोगे, लेकिन डेट शुड बी कन्वर्टेबल इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको एक कंप्यूटेशनल स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है ना, एन एल्गोरिथम इज दस ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स। एन एल्गोरिथम इज दस ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, एक आपको एक ऐसे स्टेप्स क्रिएट करने हैं जिससे आपकी जो लॉजिक है, ठीक है, या आपके एल्गोरिथम है, वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको आपको अपना लॉजिक क्रिएट करना है। जो आपका जो लॉजिक है, जो आपकी जो एल्गोरिथम है, वो किसी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करती। आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जो आप लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आपके लॉजिक को एक एल्गोरिथम बोलते हैं। बस वो लॉजिक जो है कंप्यूटेशनल होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटराइज लॉजिक होना चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज दस ए सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट। और जब आप अपना लॉजिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इनपुट की भी रिक्वायरमेंट होगी, आउटपुट की भी रिक्वायरमेंट होगी, और एक मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। तीन चीज़ें होती हैं जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई एल्गोरिथम बनाते हैं। हम इनपुट को देखते हैं और हम देखते हैं हमें आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, और एक मेथड चूज़ करते हैं, कौन सा मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एल्गोरिथम जो है इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, ठीक ठीक इनपुट पे सही आउटपुट दे रही है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम भी एक एल्गोरिथम नहीं होती। अगर आप डिफरेंट लोगों को दोगे तो डिफरेंट एल्गोरिथम निकल के आएंगी। ठीक है, किसी की एल्गोरिथम कैसी होगी, किसी की कैसी होगी। तो उसके लिए हमें किसकी एल्गोरिथम अच्छी है, किसकी अच्छी नहीं है, उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ती है एल्गोरिथम की, कि किसकी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जिसकी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बेटर होगी, हम उसी को चूज़ करते हैं, उसी को फिर उसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तभी उसको मार्केट में लाते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है। एफिशिएंसी क्या है आपकी एल्गोरिथम की, एफिशिएंसी बेटर है तो तभी जो है वो आगे वर्क करती है, तभी उसका आगे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, तभी वो मार्केट में डिमांड होती है उसकी। ठीक है, मार्केट में डिमांड होती है। मार्केट में क्यों डिमांड होती है? क्योंकि आपकी एल्गोरिथम, आपका जो लॉजिक है, वो कम स्पेस ले रहा है। ठीक है, वो कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, दो चीज़ होती हैं एफिशिएंसी का मतलब, अगर आपकी लॉजिक कम टाइम ले रहा है रन होने में, कम स्पेस ले रहा है मेमोरी का, तो तभी तो वो डिमांडेड होगा, तभी वो मार्केट में बिकेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी से मतलब ये है कि टाइम कम ले, स्पेस कम ले। ठीक है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो एफिशिएंसी में ये कहा है, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम बिफोर अप्लाइंग एल्गोरिथम इन ए प्रोग्राम ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने एल्गोरिथम क्रिएट कर दी, ठीक है, तो लेकिन उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी ना, कैसी है आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे देखोगे आप? ठीक है, आप उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम है तो आपकी एल्गोरिथम बेटर है। मान लिया हमने एक ही प्रॉब्लम तीन तीन स्टूडेंट को दी, ठीक है, तो तीनों अलग अलग लॉजिक बनाएंगे, किसका लॉजिक बेटर है वो कैसे पता चलेगा किसका लॉजिक बेटर है? तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उसका लॉजिक बेटर है। ठीक है, तो एफिशिएंसी देखनी पड़ती है, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी। द क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जो आपने एल्गोरिथम बनाई है, ठीक है, वो डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू रन, स्पेस रिक्वायर्ड टू रन। ठीक है, कितना टाइम ले रही है आपकी एल्गोरिथम, आपका लॉजिक रन होने में? ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा है? कितना स्पेस ले रहा है वो मेमोरी का? ज़्यादा स्पेस तो नहीं ले रहा है? ठीक है, अब वो ये कैसे पता चला है कि ज़्यादा क्या होता है, कम क्या होता है?
ठीक है, वो ऐसे पता चलेगा कि जब हम एक ही प्रॉब्लम 3 पर्सन को देंगे, 1 2 3, ठीक है, लेकिन तीनों का आंसर तो सेम आ रहा है, ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन एक की एल्गोरिथम जो है इनपुट बहुत ले रही है और रन होने में ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है, दूसरे की जो है एल्गोरिथम जो है कम इनपुट ले रही है और रन भी कम कम इनपुट ले रही है और रन भी जल्दी हो रही है, ठीक है, स्पेस भी कम ले रही है। इस तरह पता चलेगा, ठीक है, दोनों की दो एल्गोरिथम को कंपेयर करेंगे, 2 या 3 या 4 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो एल्गोरिथम कम टाइम लेगी, कम स्पेस लेगी, ठीक है, वो बेटर होगी। इससे ये पता चलेगा, इसलिए लिखा हुआ इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू रन, स्पेस रिक्वायर्ड टू रन, कितना टाइम ले रही है, कम टाइम कम से कम होना चाहिए, स्पेस रिक्वायर्ड टू रन, स्पेस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं आपके एल्गोरिथम पे। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है, साइज ऑफ इनपुट, स्पीड ऑफ कंप्यूटर, क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सपोज आपकी एल्गोरिथम जो है यूज़र से इनपुट लेती जा रही है, ठीक है, अननेसेसरी इनपुट ले रही है, ठीक है, तो जैसे स्कूल का नाम पूछ रही है बार बार वो, ठीक है, जैसे वो बार बार एक ही क्लास की फ़ीस पूछती जा रही है, 10th क्लास है, 10th क्लास की फ़ीस पूछता जा रही है आपकी एल्गोरिथम, ठीक है, तो वो स्कूल का नाम क्यों पूछ रही है, ठीक है, स्कूल का नाम तो फिक्स है, ठीक है, और फीस है, अब 10th क्लास की फ़ीस वो एंटर करना शुरू कर दी है, तो उसको पता है 10th क्लास की फ़ीस है, वो सबसे हर स्टूडेंट से क्यों पूछ रही है, हर स्टूडेंट की फ़ीस क्यों पूछ रही है वो आपकी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप अननेसेसरी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, अब जब अननेसेसरी इनपुट दोगे तो स्पेस ज़्यादा लेगा, और जब स्पेस ज़्यादा लेगा तो आपके एल्गोरिथम की स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है, फिर उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी आपके एल्गोरिथम की, ठीक है। तो साइज ऑफ इनपुट मिनिमम होने चाहिए। दूसरे को हमने दिया था सेम प्रॉब्लम, तो दूसरे की एल्गोरिथम तो कम इनपुट ले रही है, आपकी ज़्यादा इनपुट ले रही है, तो आपकी जगह दूसरे की जो है डिमांड में आ जाएगी एल्गोरिथम, दूसरे की जो एल्गोरिथम होगी उसको मार्केट में लेंगे लोग, आपके एल्गोरिथम को कौन लेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को कौन लेंगे, ठीक है, तो उसके सॉफ्टवेयर को लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे, एल्गोरिथम पहले एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एल्गोरिथम देन प्रोग्राम देन सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो पहले एल्गोरिथम क्रिएट करते हैं, फिर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो कहना मतलब तो वही है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर, स्पीड ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड डाउन है, ठीक है, हैंग कर रहा है, वायरस है उसके अंदर, तो आपका सॉफ्टवेयर भी तो स्लो हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर भी स्लो हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी एल्गोरिथम भी स्लो हो जाएगी, आपका लॉजिक भी स्लो हो जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, आपके कंप्यूटर की स्पीड सही होनी चाहिए, ठीक है, आपके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर की क्वालिटी भी डाउन है, ब्रांडेड नहीं है, असेंबल्ड है वो, और बेकार कंपनी का है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्पीड डाउन हो जाएगी, आपकी एल्गोरिथम भी जो है स्लो चलेगी, ठीक है, स्लो जो है उसमें डाटा सेव होएगा, तो वो भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, दोनों जो है आपकी एल्गोरिथम पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है कंट्रोल हो जाते हैं, इंटरनल फैक्टर कंट्रोल नहीं होते, हो भी जाते हैं इंटरनल फैक्टर, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर आर इजीली कंट्रोलेबल बट इंटरनल फैक्टर आर नॉट इजीली कंट्रोलेबल, यही लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट बट इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल इफ़ वी यूज़ इफिशिएंट एल्गोरिथम, ठीक है, अगर हम इफिशिएंट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, ठीक है, तभी वो जो है इंटरनल फैक्टर कंट्रोलेबल होंगे। इफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होता है, इफिशिएंट एल्गोरिथम वो होता है कि आपकी एल्गोरिथम कम टाइम ले रही है, कम स्पेस ले रही है, ठीक है, वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है। कम टाइम कैसे लेगी, कम स्टेप होंगे, कम स्पेस कैसे लेगी, कम वेरिएबल होंगे, ठीक, वो एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है। और अगर आपकी एफिशिएंट नहीं है, दूसरे की एफिशिएंट है, तो वो मार्केट में उसकी डिमांड होगी, आपकी तो कोई डिमांड होगी नहीं आपकी एल्गोरिथम की, ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या होता है जरा आप देख लें, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट और नंबर फ्रॉम 1 to n। एक आपको एक लॉजिक क्रिएट करना है जिसमें आपको और नंबर प्रिंट करने हैं 1 to n। अब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हम सपोज n की वैल्यू 10 मान रहे हैं, n की वैल्यू हम 10 मान रहे हैं सपोज, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिक देखो, फर्स्ट वाला, एंटर द वैल्यू ऑफ n, आपने अपने दी 10, ठीक है, फिर i की वैल्यू 1, ठीक है, 1 लेस देन 10 ईयर्स, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ओड हो गया 1, प्रिंट आ गया 1, ठीक है, फिर 1 + 1 2 हो गया,
2 लेस देन 10, यस। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 लेस देन 10, यस। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ओड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो प्रिंट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ओड नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 1 3 5 7 9 प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो सही आ रहा है इससे। अब लॉजिक चाहे जैसा भी है, आंसर सही आ रहा है। दूसरा देखते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, आपने दी 10, फॉर आई इक्वल टू 1 1 to n स्टेप 2, ठीक है। ये एक एल्गोरिथम है, एक ऐसे भी लिख सकते हो आप फॉर लूप को, ठीक है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है कोई, ठीक है। एल्गोरिथम जो है कन्वर्ट हो जाती है प्रोग्राम में। प्रोग्राम डिपेंड, अब प्रोग्राम देखना पड़ता है कि आप प्रोग्राम किस लैंग्वेज में बना रहे हो। जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बना रहे हो उसी के सिंटेक्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। ये कोई पाइथन नहीं है, ये एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम का किसी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। एल्गोरिथम से आप किसी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम बना सकते हैं एल्गोरिथम के बाद, ठीक है। एल्गोरिथम किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हर जब भी कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जावा, सी प्लस, पाइथन, तो सबसे पहले एल्गोरिथम सिखाई जाती है। एल्गोरिथम के बाद कहते हैं कि आप जो है प्रोग्राम बनाएं उसके, ठीक है। फ्लो चार्ट भी होते हैं, फ्लो चार्ट भी कहते हैं बनाने को। फ्लो चार्ट बनाए या एल्गोरिथम बनाए, ठीक है। तो एक एंटर द वैल्यू ऑफ एन आपने दे दी 10, फॉर आई इक्वल टू 1 to स्टेप 1 to 10 स्टेप 2, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 1, तो प्रिंट 1 हो गया, ठीक है। अभी ऊपर जाएगा, ये कह रहा है स्टेप टू 2 स्टेप आगे बढ़ना है, तो अब क्या हो जाएगा 3, प्रिंट 3 हो गया। फिर 2 स्टेप आगे बढ़ना है 5, प्रिंट 5 हो गया। फिर 2 स्टेप आगे बढ़ना है 7 7 हो गया। सही चल रही है, ये भी सही चल रही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमें देखना है कि हम कौन सी लें, ये वाली लें, वाली लें। 2 पर्सन उन्होंने अलग अलग बना के दिए हमें, तो हमें तो सेकंड वाली बेटर लग रही है। सेकंड वाली बेटर क्यों लग रही है, सेकंड वाली बेटर इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें एक तो स्टेप्स कम है, 3 स्टेप में काम हो गया हमारा। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। 6 7 स्टेप है, यहाँ पे तो 3 स्टेप में काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट वाली ज़्यादा स्पेस लेगी मेमोरी का, सेकंड वाली कम कम लेगी, ठीक है। और फर्स्ट वाली देखो टाइम ज़्यादा लेगी रन होने में, फर्स्ट वाली ज़्यादा देर तक रन होगी। क्यों होगी, इसमें आई की वैल्यू 1 भी हो रही है, 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है, 4 5 6 7 8 9 10 सब हो रही है आई की वैल्यू, ठीक है। फिर वो आई को कंपेयर कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चल रही है, लेकिन यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 के बाद सीधा 3 हो रही है, 3 के बाद 5 हो रही है, फिर 5 के बाद 7, फिर 9, ठीक है। तो ये तो फास्ट चलेगी, ये तो स्टेप भी कम ले रही है, ठीक है। ये तो स्टेप भी कम ले रही है, तो बेटर है, ठीक है। तो दिख रही है बेटर है, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम है सेकंड वाले की, और मिनिमम का मतलब जो कम टाइम ले रही है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो वो बेटर है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है वो एल्गोरिथम बेटर है, और जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो एल्गोरिथम सही नहीं है, बेटर नहीं है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स ले रही है, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस वेरिएबल, ओके। तो हमने इसको कैलकुलेट कर रखा है, देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट एल्गोरिथम का टाइम निकाला है, सेकंड एल्गोरिथम का टाइम निकाला है, ठीक है। तो मैंने बताया 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं एल्गोरिथम में, एक तो टाइम और एक स्पेस, टाइम स्पेस। पहले वाले कितना टाइम ले रही है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्यों ले रही है, क्योंकि एन स्टेप चल रही हो, पहले वाली चल रही है एन स्टेप्स, तो ऑर्डर ऑफ एन होगी। स्पेस कितना ले रही है पहले वाली कितना स्पेस ले रही है, एक तो एन वेरिएबल है वहाँ पे, एक आई वेरिएबल है, एक ओडी वेरिएबल है। देखो एक एन वेरिएबल है, एन वेरिएबल, आई वेरिएबल और ओडी वेरिएबल। तो हर वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट लेता है, सपोज देता है, ठीक है। एन आई ओ डी, ठीक है, इंटीजर 2 बाइट लेता है जनरली, ठीक है। तो एन आई ओ डी, एन ने भी 2 बाइट लिए, आई ने भी 2 बाइट लिए, ओ डी ने भी 2 बाइट लिए, तो कितने बाइट हो गए, 6 बाइट, ठीक है। तो 6 बाइट का स्पेस ये मेमोरी में ले लेगा फर्स्ट एल्गोरिथम, मेमोरी के 6 बाइट को ये ऑक्यूपाइड कर लेगा, ठीक है, आपकी फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ, अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n/2। क्यों है ऑर्डर ऑफ n/2, क्योंकि वो n/2 स्टेप चल रही है, वो आधे स्टेप चल रही है, वो फुल स्टेप चल रही है, वो 1 to 10 तक चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, वही चल रही है।
सीधा 1 3 5 7 9, ये 5 स्टेप चल रही है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ n/2 होगी। स्पेस कितना ले रही है सेकंड वाली, उसमें दो ही वेरिएबल है सेकंड वाली में, n और i, दो ही वेरिएबल है n i, ठीक है। तो n i, तो n ने भी दो बाइट ली, i ने भी दो बाइट ली, 4 बाइट हो गए, ठीक है। ये तो स्पेस भी कम ले रही है, ठीक है। तो ये तो बेटर है सेकंड वाली, ठीक है। तो सेकंड, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेकंड एल्गोरिथम इज बेटर देन फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मिनिमम है, फर्स्ट की ज़्यादा है, ओके। तो हमने यहाँ कैलकुलेट भी कर रखा है, देखो वी कैन से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेकंड एल्गोरिथम, वी कैन से दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेकंड एल्गोरिथम कि क्या है, ऑर्डर ऑफ n/2 है, ठीक है। इसमें अगर हम n की वैल्यू अगर हम 100 मान लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 50, ठीक है। हमने 10 लिया था, 100 मान लो तो कितनी होगी, 50 इज़ बेटर देन फर्स्ट से बेटर है। अगर इसमें n की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी 100 होगी, ठीक है। तो ये जो है एक की 100 आ रही है, एक की 50 आ रही है, ठीक है। तो 50 वाली बेटर होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी कम होती है वो बेटर होता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो अच्छी नहीं होती। इसलिए द हैंस सेकेंड एल्गोरिथम इज़ बेटर देन फर्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है। सेकेंड एल्गोरिथम ये ऊपर वाली है, फर्स्ट जो है नीचे वाली है, तो सेकेंड एल्गोरिथम इज़ बेटर देन फर्स्ट, ओके। अच्छा, इसमें एक टर्म होती है डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है, ये लिखा है देखो, डोमिनेटिंग लिखा है, एन स्टेप्स डोमिनेटिंग, ठीक है, एन स्टेप डोमिनेटिंग। अगर हम पीछे देखें, ये एल्गोरिथम है, ठीक है। मैंने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n निकाली है, हमने निकाली है n, निकाली है n कि ये n टाइम लेगी, ठीक है। तो हम खाली n को ही देख रहे हैं, हम इसको तो देख ही नहीं रहे, i को और d को तो देख ही नहीं रहे, ना i को देख रहे हैं ना और d को देख रहे हैं। ये भी तो कुछ टाइम लेगा, i और d भी तो कुछ टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन हम i, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है ये मिनिमम टाइम लेते हैं, ये कांस्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, ठीक है। मान लिया ये n ना होता है, यहाँ पे सिंपल स्टेप होते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 बहुत मिनिमम होता है ऑर्डर ऑफ n से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n बहुत ज़्यादा होता है ऑर्डर ऑफ 1 से, तो इसलिए हम डोमिनेटिंग को लेते हैं। डोमिनेटिंग मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा पावरफुल है हम उसको लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी और बाकी जो वेरिएबल्स हैं उसके कंपेरिजन में उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने n को लिया, बाकी को नहीं लिया, ठीक है। लेकिन ये भी टाइम लेते हैं, i=1 भी टाइम लेता है और d=i भी टाइम लेता है, ये भी टाइम लेते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इन सिर्फ 1 सेकंड लेते हैं, सब आप 1 कह दो, 1 सेकंड, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टाइम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल रखी है हमने, देखो यहाँ पे आप देखो, जैसे एल्गोरिथम ये है, ठीक है, cn² + cn + c, ठीक है। तो ये पूरी एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी, तो इसमें डोमिनेटिंग क्या है, n² है, n², ठीक है। वैसे तो ये भी है n c, ठीक है, लेकिन n² है, ठीक है। एक n है एक n² है, तो n और n² में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम n² को मानेंगे। तो इसकी जो है ये जो है एक्सप्रेशन है, इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि डोमिनेटिंग ये है, ठीक है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डोमिनेटिंग टर्म इज द टर्म दैट गेट्स बिगेस्ट, ठीक है, जो बिगेस्ट होती है, दैट गेट्स बिगेस्ट n, लिखा हो ना, दैट गेट्स बिगेस्ट n एज n गेट्स बिगर, ठीक है। जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते हैं और वो और बढ़ती रहती है, ठीक है, n की वैल्यू बढ़ाने से हो जाए बढ़ती है, ठीक है। अब तुम यहाँ के n की वैल्यू 100 रख दो, यहाँ पे रखो 100, ठीक है, तो हो जाए बढ़ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखो और इस 1 रखो तो सेम आएगी, अगर हम n की वैल्यू 1 रखें 1 रखें सेम आएगी। लेकिन जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, तो n² बहुत स्पीड में बढ़ेगा, जबकि n नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो डोमिनेटिंग n² है, ठीक है। तो आपको अगर हम बढ़ाने से n² की वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, n की नहीं बढ़ रही है, तो वो डोमिनेटिंग टर्म होती है। डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी यहाँ पे, n², ना कि n होगी, ना कि ये होगी, ये 1 है एक तरीके से,
सी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये कांस्टेंट टाइम ले रही है, ये एन टाइम ले रही है, एन स्क्वायर टाइम ले रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट टाइम, ये एन टाइम, ये एन स्क्वायर टाइम ले रही है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि एन स्क्वायर डोमिनेटिंग है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डोमिनेटिंग क्यों लिखा है? क्योंकि एन डोमिनेटिंग है, एन सबसे ज़्यादा पावरफुल है उस एल्गोरिथम में, एन डोमिनेटिंग है, तो ऑर्डर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो डोमिनेटेड टर्म इज द टर्म दैट गेट्स बिगेस्ट एन एज एन गेट्स बिगर, मतलब एन को बढ़ाने से और स्पीड में बढ़ती है, तो डेट इज डोमिनेटिंग टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या होता है? अब आपको मैंने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही बिग ओ नोटेशन बोलते हैं। जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो बिग ओ नोटेशन भी अपने आप ही निकल जाता है, बिग ओ नोटेशन, ठीक है। द बिग ओ नोटेशन इज, ठीक है, बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम्स इफिशिएंसी, ठीक है। द बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिपिक्ट एन एल्गोरिथम इफिशिएंसी, एल्गोरिथम की इफिशिएंसी देखने के लिए हम बिग ओ नोटेशन निकालते हैं, ठीक है। द बिग ओ नोटेशन डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम व्हेन इट्स इनपुट साइज ग्रो, ठीक है, वही है जो, ठीक है। तो ये जैसे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ये क्या है? बिग ओ नोटेशन है। ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन है, टू रेज टू द पावर एन है, ये बिग ओ नोटेशन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे आपको उसकी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पता चलती है, पावरफुल कि कितनी पावरफुल है वो, ठीक है। तो पावरफुल कैसे पता चलता है? अगर हम एन की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वो स्पीड में बढ़ती है, एन की वैल्यू बढ़ाने से, ठीक है। बिग ओ नोटेशन वही होती है कि अगर आप एन की वैल्यू बढ़ा रहे हो और वो स्पीडली बढ़ रही है, बाकी वेरिएबल नहीं बढ़ रहे थे, उसके कंपेयर में जितना वो बढ़ रहा है, वेरिएबल तो उसमें और भी है, एक्स वाई जेड सपोज है, ठीक है, लेकिन एन जो है बड़ी स्पीडली बढ़ रहा है, एन की वैल्यू ज़्यादा स्पीडली बढ़ रही है, ठीक है। तो वो उसकी बिग ओ नोटेशन एन स्क्वायर होगी, जैसे अभी आपने देखा पिछले वाले में, ठीक है। किसी किसी की टू की पावर एन होती है, ठीक है। अब दोनों में देख सकते हो आप, दोनों में कौन सी बेटर है? दोनों में जो है ये बेटर है एन स्क्वायर, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 10 होती तो ये 100 हो जाता, एन की वैल्यू 10 होती तो ये 100 होता, 10 10 100, अगर ये एन की वैल्यू 10 होती तो ये कितना होता? 1024, 1024, तो ये जो है बेटर है 100 वाली, ठीक है। तो बिग ऑर्डर से मतलब यहाँ पे ये है कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ स्टेप्स, कि कितने स्टेप्स ले रही है आपकी एल्गोरिथम, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ, ठीक है, टू रेज टू द पावर एन, इसका मतलब क्या है? इफ़ वी से एन एल्गोरिथम टेक्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम, दिस मीन्स दैट एल्गोरिथम विल कैरी आउट ए टास्क टेकिंग एट मोस्ट एन स्क्वायर स्टेप्स, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो उसका मतलब ये है कि योर एल्गोरिथम टेकिंग, ठीक है, टेकिंग एट मोस्ट एन स्क्वायर स्टेप्स टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, फॉर इनपुट साइज एन, ठीक है, एन इनपुट्स के लिए, ठीक है, जो एल्गोरिथम टेकिंग एन स्क्वायर टाइम एन इनपुट्स के लिए, ठीक है। अदर एल्गोरिथम टेकिंग टू रेज टू द पावर एन स्टेप्स फॉर इनपुट साइज एन, ठीक है। एक ले रही है टू की पावर एन एन इनपुट के लिए ही, दूसरी ले रही है एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप कोई आपको प्रोग्राम बनाने को दिया जाता है, अगर एक की निकल रही है एन स्क्वायर, एक की निकल रही है टू की पावर एन, ठीक है, तो एन स्क्वायर बेटर है, टू की पावर एन जो है बेटर नहीं है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस किसकी है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज बेटर देन ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन, ये मैंने बता ही दिया, एज इट्स क्लॉक्स लेसर टाइम कंपेरेटिवली फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की बड़ी बेटर है, क्योंकि उसका जो क्लॉक जो है टेक लेस टाइम लेती है कंपेरेटिवली फॉर सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 10 है तो 10 टाइम्स 100, और यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है तो 1024, तो कौन सी बेटर है? एन स्क्वायर वाली, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली बेटर है। और अगर हम इसकी बात करें, एन की वैल्यू यदि 10 है तो यहाँ 1024 आ रहा, तो 100 बेटर है 1024 बेटर है? 100 बेटर है, 100 का मतलब कम स्टेप ले रही है, 1024 का मतलब ज़्यादा स्टेप ले रही है, ठीक है। तो हैंस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टेकिंग लेस टाइम एज कम्पेयर टू ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन फॉर एन इक्वल टू 10, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 10 है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज बेटर देन ऑर्डर ऑफ टू रेज टू द पावर एन, ओके। नेक्स्ट है
सम गाइडलाइंस हैं, कुछ गाइडलाइंस है टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो आपको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं? द स्टेप्स आर पे अटेंशन टू लूप्स एंड रिकर्सन ऑफ एल्गोरिथम। तो जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखो लूप पे, कि लूप कितने हैं उसमें यूज़, क्योंकि लूप सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप लूप को देखो, लूप कितने लूप्स हैं, ठीक है। फिर आप रिकर्सन को देखो, रिकर्सन भी जो है बहुत टाइम लेता है, कभी कम टाइम लेता है, कभी ज़्यादा लेता है, डिपेंड करता है लॉजिक। आपने अननेसेसरी रिकर्सन लगा दिया है, ठीक है, रिकर्सन की ज़रूरत नहीं थी, आपने रिकर्सन लगा दिया है। तो रिकर्सन से कुछ प्रोग्राम तो फास्ट चलते हैं लेकिन कुछ स्लो भी चलते हैं, ठीक है। तो रिकर्सन का ध्यान रखोगे, लूप का ध्यान रखोगे, ठीक है। इनपुट साइज़ का ध्यान रखोगे, इनपुट तो ज़्यादा तो नहीं है, और ज़्यादा इनपुट होंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा इनपुट होंगे, कांस्टेंट टाइम जो है उसके बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो साइज़ ऑफ इनपुट देखना पड़ेगा, ठीक है, कि साइज़ ऑफ इनपुट कम है। वेरिएबल देखने पड़ेंगे, वेरिएबल्स कम वेरिएबल्स हैं। कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन कम है नहीं है, क्योंकि कंडीशन पे तो थोड़ा स्लो हो जाता है कंप्यूटर। कंडीशन में फिर चेक होता है कि हाँ भाई अब आगे बढ़ना नहीं बढ़ना है। इफ़ ए लेस देन बी तो आप ए में जाओगे, ए इज़ ग्रेटर, एल्स बी इज़ ग्रेटर, एक को छोड़ोगे, ठीक है। तो आपको कंडीशन का मतलब यह है कि आपको रुकना है और फिर सोचना है, सोच के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कंडीशन का मतलब यह है कि आपकी स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि आप एक चेक पॉइंट लग गया वहाँ पर, ठीक है। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो आप आगे जाओगे, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो या तो आप पीछे जाओगे या आप दूसरे रास्ते जाओगे। दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है, ठीक है, दो रास्ते हैं, लेकिन पहले चेक करोगे कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, ए वाले में जाना है बी वाले में जाना है, ठीक है। अभी एज ग्रेटर देन बी तो ए वाले में जाओगे, और बी ग्रेटर देन ए तो बी वाले में जाओगे। और कभी कभी क्या होता है कि एल्स 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 होता ही नहीं वहाँ पे, खाली ए होता है। इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ए लार्जर, और बी कुछ है ही नहीं, बी लार्जर नहीं है, ए लार्जर है, तो आप पीछे जाओगे, पीछे बैक हो जाओगे, बैक, ठीक है, ठीक है। एक जब भी तो रूल है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी ए इज लार्जर, एल्स बी लार्जर नहीं है उसमें, इफ़ ए ग्रेटर देन बी ए इज लार्जर। तो अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो आगे जाओगे, नहीं हो रही तो आप वहीं रुके रहोगे या पीछे जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे आपको चेक पॉइंट लग गया, तो वहाँ पे आपको स्पीड डाउन हो जाती है कंडीशन से। तो कंडीशन देखनी है आपको, कंडीशन कितनी लगी हुई है, वेरिएबल्स देखने हैं, ठीक है, इनपुट साइज देखना है, साइज ऑफ इनपुट देखना है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पर, ठीक है। तो कंडीशन दैट मेक्स द एल्गोरिथम वर्क्स मोर और लेस, ये सब चीज़ें जो है आपके वर्क को मोर और लेस बनाती हैं, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीन केस है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, ये निकाल लो, इससे काफ़ी कुछ सोल्व हो जाती है समस्या, अगर आपने ये तीनों निकाल लिए। जब भी आपको कोई एल्गोरिथम दी जाती है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है सोल्व करने के लिए, तो आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, उसका लॉजिक क्रिएट करेंगे, आप उसकी एल्गो बनाएंगे, पहले लॉजिक बनाएंगे फिर एल्गो बनाएंगे, ठीक है। लॉजिक और एल्गो में ये फ़र्क होता है कि लॉजिक तो ज़रूरी नहीं कि वो कंप्यूटराइज हो, लेकिन एल्गो जो होती है वो कंप्यूटराइज होती है। कंप्यूटराइज का मतलब ये है कि एल्गो इजीली कन्वर्टेबल हो जाती है प्रोग्राम में, लॉजिक नहीं, लॉजिक ज़रूरी नहीं है कि लॉजिक कन्वर्ट हो जाएगा प्रोग्राम में, ठीक है। एल्गोरिथम इजीली कन्वर्टेबल टू प्रोग्राम, ठीक है। तो आप लॉजिक क्रिएट करोगे या एल्गोरिथम क्रिएट करोगे, तो आपको देखना क्या है। नंबर 2, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी एल्गोरिथम जो है का बेस्ट केस क्या है। बेस्ट केस क्या होता है कि वो सबसे कम टाइम कब ले रही है, सबसे कम टाइम। ट्राई टू सी व्हेन द एल्गोरिथम गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस, सोल्व द प्रॉब्लम्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है। आपको सामने बाइनरी वो लीनियर सर्चिंग का एग्जांपल है, लीनियर सर्चिंग का, ठीक है। सपोज 100 एलिमेंट है और आपको कुछ उसमें सर्च करना है, ठीक है, 100 एलिमेंट है और जो आपको सर्च करना है वो पहले नंबर पे ही है, ठीक है। तो हमें 1 सर्च करना है, वो 1 तो स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। तो बेस्ट केस कहलाएगा क्योंकि आपकी एल्गोरिथम को सबसे कम टाइम लगा। तो 1 अगर 1 सर्च करना है तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपकी एल्गोरिथम की। लेकिन अगर आपकी एल्गोरिथम को 1000 सर्च करना है, 1000 सर्च करना है और 1000 सबसे लास्ट एलिमेंट है, लेकिन आपको पता है लीनियर सर्चिंग तो 1 स्टेप बाय स्टेप चलती है, पहले 1 को देखेगी फिर 2 को, 3 को, 4, पहले 1 को देखेगी, क्या 1 = 1,
नहीं, उसको आपको क्या सर्च क्या करना है, 1000 सर्च करना है। तो 1000 को देखेगी, पहले से मैच करेगी क्या, 1 इक्वल टू 1000 नो, फिर 2 इक्वल टू 1000 नो, 3 इक्वल टू 1000 नो, 4 इक्वल टू 1000 नो, 5 इक्वल टू 1000 नो, 6 इक्वल टू 1000 नो, हो ही नहीं रहा। लेकिन मिलेगा कहाँ, लास्ट में मिलेगा, लास्ट में। तो जब तक तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मिल तो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर तो वो केस क्या होता है, वर्स्ट केस, वर्स्ट केस, ठीक है। तो वर्स्ट केस में तो वो आपकी एल्गोरिथम बहुत टाइम ले रही है, बहुत टाइम ले रही है। बेस्ट केस में अच्छा ले रही है, वर्स्ट केस में वो ले रही है, ठीक है। एक एवरेज केस है, मतलब जो आपको ढूंढना है वो मिडिल में है, सेंटर में है, ठीक है। तो एवरेज केस तो ठीक है फिर भी, लेकिन वर्स्ट केस तो बहुत ख़राब है, ठीक है। मान लिया आपको 500 सर्च करना है तो वो एवरेज केस में आता है, ठीक है। तो लेकिन कोई दूसरा, हमने ये प्रॉब्लम किसी दूसरे को दी सोल्व करने को, वो जो है उसने बाइनरी सर्च वाला एग्जांपल लेके आ गया, ठीक है। एक तो लाया लीनियर सर्च का एग्जांपल, ठीक है। लीनियर सर्च में क्या हो रहा है, लीनियर सर्च में तो जो है वर्स्ट केस में बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो गई एल्गोरिथम की। लेकिन वो बाइनरी सर्च का लिया है एग्जांपल दूसरे वाला, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में तो क्या होता है, बाइनरी सर्च में तो जो है टाइम कम से कम लगता है, ठीक है। सबको लगभग बराबर बराबर टाइम लगता है वहाँ पे, n/2 टाइम लगे, उसे बार बार हाफ करते रहते हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि डायरेक्ट वो जो है सर्च एलिमेंट के पास ही जाता है, ठीक है। बाइनरी सर्च में जो आपको सर्च करना है वो मिडिल एलिमेंट होता है, ठीक है। वो बाइनरी सर्च सीधा वहीं जाती है जहाँ पे वो एलिमेंट है, ठीक है। वो प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देती है, हाफ हाफ कर देती है। हाफ कर देगी तो आधी रह जाएगी, ठीक है, सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। फिर उसके हाफ कर देगी तो फिर और हाफ रह जाएगी, फिर और हाफ कर देगी। तो इस तरह वो प्रॉब्लम को बाइनरी सर्च जो है प्रॉब्लम को ईजी बनाती है, ईजी बना के सॉल्व करती है, ठीक है। अगर आप लार्ज प्रॉब्लम को उसको छोटे में डिवाइड कर दोगे तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो यही बाइनरी सर्च करती है। तो बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत लीनियर सर्च से बहुत कम है, ठीक है। तो दूसरा जो है बाइनरी सर्च का एग्जांपल लेके आ गया, उसके जो है तो वो बेटर है, ठीक है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी, लीनियर सर्च की ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको कोई एल्गोरिथम दी जाती है, ठीक है, तो आप अपनी एल्गोरिथम की दो चीज़ से ज़रूर निकालेंगे, बेस्ट केस और वर्स्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस और वर्स्ट केस निकालेंगे। आप देखना बेस्ट केस और वर्स्ट केस में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अगर एक n है और एक 1 है और एक 1 लाख है, मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। एक 1 सेकंड एक टाइम 1 सेकंड ले रही है, दूसरे 1000 सेकंड ले रही है, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो ज़मीन आसमान का अंतर है, तो उस केस में आपकी एल्गोरिथम सही नहीं है। तो आपकी एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए कि जो एवरेज टाइम ले, एवरेज टाइम ले, कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, ठीक है। तो टाइम में जो है ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं एक में बहुत कम, एक में बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक में 1 सेकंड ले रहा है, एक में 1000 सेकंड ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको पता चल ही जाएगा जब आप उसका बेस्ट केस निकालेंगे, वर्स्ट केस निकालेंगे, ठीक है। बेस्ट केस और वर्स्ट केस से पता चल जाता है कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो वो एल्गोरिथम सही नहीं है, फिर आपको दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दूसरी एल्गोरिथम लानी पड़ेगी उसके लिए। क्लियर? ओके, गुड बाय फॉर टुडे।